गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2026 के लिए जीके जीएस में आज हम लोग दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जो कि एसएससी जीडी के साथ साथ अन्य सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से और पूरा देखिएगा, और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप लोग सबसे पहले यह ध्यान में रखिएगा कि पूरा पाषाण काल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। तो पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों भीमबेटका की गुफाओं से, जो कि है मध्य प्रदेश में। और इस भीमबेटका की गुफाओं से दोस्तों क्या प्राप्त होता है, तो यहां से प्राप्त हुआ पाषाणकालीन शिला चित्रकारी। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो शिला चित्रकारी भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुई, उसका कलर या रंग क्या था, तो उसका रंग था दोस्तों लाल रंग। और चित्रकारी का यह लाल रंग किसके कारण था, तो यह था हेमेटाइट पत्थर, जिसे हम लोग गेरू के नाम से जानते हैं, उसके कारण। और ये जो शिला चित्रकारी थी वो किसकी थी, तो वो थी दोस्तों शिकार करते हुए व्यक्तियों की, और नृत्य करते हुए कुछ व्यक्तियों की, और पशुओं की। तो यदि आपसे पूछे कि जो भीमबेटका की गुफाओं से पाषाणकालीन शिला चित्रकारी प्राप्त हुई, उसका विषय क्या था या वो किसकी चित्रकारी थी, तो वो थी दोस्तों शिकार करते हुए कुछ व्यक्तियों की, और नृत्य करते हुए कुछ व्यक्तियों या लोगों की, और कुछ पशुओं की। इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भीमबेटका की गुफाओं को पाषाणकालीन शिला चित्रकारी के लिए इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 2003 में। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, नर्मदा घाटी से प्राचीन मानव के अवशेष प्राप्त हुए थे। इसके बाद आप लोग मध्य पाषाण काल से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखिएगा, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहां से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मध्य पाषाण काल से धनुष बाण के प्रयोग के प्रारंभ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और मध्य पाषाण काल से दोस्तों कुत्ते को पालतू बनाया गया, इसके भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर आग का प्रयोग हुआ दोस्तों मध्य पाषाण काल में। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा यहां से कि बागोर, जो कि पड़ता है राजस्थान में, यहां पर दोस्तों भारत में पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बागोर राजस्थान से भारत में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। इसके बाद आप लोग नवपाषाण काल से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखिएगा। तो यहां से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नवपाषाण काल के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं मेहरगढ़, जो कि पड़ता है बलूचिस्तान में, और बुरजहोम, जो कि पड़ता है जम्मू और कश्मीर में। तो नवपाषाण काल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ और बुरजहोम से। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा यहां से कि नवपाषाण काल के वर्गाकार या आयताकार घर के अवशेष प्राप्त होते हैं दोस्तों मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। फिर मेहरगढ़ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर नवपाषाण काल में दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से अस्थाई जीवन की शुरुआत हुई, मतलब यहाँ पर लोग दोस्तों शादी करने लगे और परिवार बनाने लगे, फिर गांव भी बसने लगा, मतलब अस्थाई जीवन की शुरुआत हो गई नवपाषाण काल से। फिर नवपाषाण काल से अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस काल से दोस्तों मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। फिर पहिए का सबसे पहले प्रयोग दोस्तों नवपाषाण काल में किया गया। फिर एक नोट्स में या ऐसी में अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कोल्डिहिवा, जो कि पड़ता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, यहाँ से चावल की खेती के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट नवपाषाण काल से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बुरजहोम के लोगों को दोस्तों गड्ढे या गर्त का निवासी कहा गया। तो इतना पॉइंट आप लोग नवपाषाण काल से ध्यान में रखिएगा।
इसके बाद अगला टॉपिक दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी शुरुआत होती है 2500 बीसी या 2500 ईसा पूर्व में। फिर इसके बाद पहला पॉइंट आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता से ध्यान में रखिएगा कि इसका क्षेत्रफल था 13 लाख वर्ग किलोमीटर और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था दोस्तों त्रिभुजाकार, और सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय है कृषि, जिसमें गेहूं और जौ मुख्य फसलें थी। फिर इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसका विस्तार किस दिशा में कहां तक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में विस्तार था दोस्तों मांडा जम्मू कश्मीर तक, और दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था दामाबाद महाराष्ट्र तक, और पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था आलमगीरपुर जो कि पड़ता है मेरठ उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था सूत का गेंडोर तक जो कि पड़ता है बलूचिस्तान में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार से इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल ध्यान में रखिएगा, जिसमें सबसे पहला है दोस्तों हड़प्पा। तो हड़प्पा स्थल की खोज हुई दोस्तों 1921 में रावी नदी के तट से जो कि पड़ता है पाकिस्तान में, और इसकी खोज की गई दयाराम साहनी जी के द्वारा। और इसके बाद आप लोग हड़प्पा स्थल से ध्यान में रखिएगा कि यह सबसे पहले खोजा गया स्थल है, और यहाँ पर दोस्तों क्या चीज हमें प्राप्त होता है उस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है दोस्तों हड़प्पा, वहां से मोहरे प्राप्त हुई जिस पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। फिर हड़प्पा स्थल से दोस्तों नटराज की मूर्तियां भी प्राप्त हुई, और यहां से स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ, और कांस्य के दर्पण भी प्राप्त हुए हड़प्पा स्थल से। तो हड़प्पा से बस इतना पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दूसरा स्थल है दोस्तों मोहनजोदड़ो, और इस स्थल की खोज हुई 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा सिंधु नदी के तट पर जो कि पड़ता है साहिवाल पाकिस्तान में। और मोहनजोदड़ो स्थल को दोस्तों मृतकों का टीला या माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। फिर यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ वो चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो स्थल से दोस्तों प्राप्त हुआ बृहद अन्नागार, और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहीं से प्राप्त होता है बृहद स्नानागार के साक्ष्य, जिसका आकार था दोस्तों एक आयताकार टैंक के रूप में। और यहां से अगली चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि यहां से प्राप्त हुई, और वो थी नर्तकी की कांस्य की मूर्ति। और मोहनजोदड़ो दोस्तों एक किला बंदी वाला शहर था। इसके बाद अगला सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल आप लोग ध्यान में रखिएगा चन्हुदड़ो, और इस स्थल की खोज होती है दोस्तों सिंधु नदी के तट से पाकिस्तान में, और इसके खोज करता है ए.सी. मजूमदार जी। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ तो उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मनके बनाने का कारखाना, इसके साक्ष्य दोस्तों प्राप्त होते हैं चन्हुदड़ो स्थल से। मनके यह दोस्तों एक प्रकार का जो लकड़ी का खिलौना बनाया जाता है उसका कारखाना प्राप्त होता है चन्हुदड़ो स्थल से। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से तांबे कांसे के औजार दोस्तों प्राप्त होते हैं, और मुहरे प्राप्त होती हैं, खिलौने और हड्डी के कुछ उपकरण भी प्राप्त होते हैं चन्हुदड़ो स्थल से। और चन्हुदड़ो स्थल में किलाबंदी या दुर्ग के किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चन्हुदड़ो से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से किलाबंदी या दुर्ग के किसी भी प्रकार के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। इसके बाद अगला स्थल आप लोग ध्यान में रखिएगा कालीबंगा, और इस स्थल की खोज होती है दोस्तों घग्गर नदी के तट पर हनुमानगढ़ राजस्थान से, और इसके खोजकर्ता थे बीवी लाल और बी.के. थापर जी। और
ये जो कलिबंगा स्थल है दोस्तों, ये मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध पाया गया, या मिट्टी के पात्रों के लिए दोस्तों ये स्थल प्रसिद्ध था, इसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। फिर इसके बाद आप लोग अगला पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि ऊंट की हड्डियां दोस्तों इस स्थल से प्राप्त हुई, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है एग्जाम में लगभग। फिर 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई दोस्तों कलिबंगा स्थल से, और जूते हुए खेत के प्रमाण दोस्तों प्राप्त होते हैं कलिबंगा स्थल से, और ईंटों का प्रयोग भी प्राप्त किया गया, या ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कलिबंगा स्थल से। इसके बाद अगला स्थल आप लोग ध्यान में रखिएगा लोथल, और लोथल स्थल की खोज हुई दोस्तों भोगवा नदी के तट पर, जो कि है अहमदाबाद गुजरात में, और इसके खोज करता है SR राव। और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला वो चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो लोथल स्थल से पत्तन या गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए, और यहाँ पर मिला दोस्तों युगल कब्रगाह और अग्निकुंड। तो ये कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों लोथल स्थल से, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसमें जो पत्तन या गोदीवाड़ा या जो डॉकयार्ड है दोस्तों जो कि प्राप्त होता है लोथल स्थल से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया है कई एग्जाम्स में, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पत्तन या गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों लोथल स्थल से, जो कि पड़ता है भोगवा नदी के तट पर अहमदाबाद गुजरात में, और इसके खोज करता है SR राव। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा आलमगीरपुर, और इस स्थल के खोज करता है दोस्तों यज्ञदत्त शर्मा, और इस स्थल की खोज की गई हिंडन नदी के तट से मेरठ उत्तर प्रदेश में। फिर इसके बाद है रोपड़, और रोपड़ स्थल की दोस्तों खोज की गई सतलज नदी के तट पर पंजाब से, और इसके खोज करता है BB लाल। इसके बाद आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट स्थल ध्यान में रखिएगा, जो कि है धौलावीरा, और धौलावीरा स्थल की खोज हुई दोस्तों लूनी नदी के तट से कच्छ गुजरात में, और इसकी खोज करता थे JP जोशी। और इसके बाद यहाँ से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि धौलावीरा के जो नगर थे वो 3 भागों में विभाजित पाए गए, और इस स्थल से 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ, और इस स्थल से दोस्तों जलाशयों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इतनी बात आप लोग धौलावीरा से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला है नगर योजना, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना थी वो कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर योजना थी दोस्तों वो थी ग्रिड पैटर्न या जाल पद्धति के अनुसार, जिसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, और इस यहाँ पर दोस्तों जो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया उसका अनुपात था 1:2:4 का अनुपात। फिर यहाँ पर घरों में स्नानागार प्राप्त हुए, और नालियां भी रहती थी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में। इसके बाद आगे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो वो थी मिश्रित। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। बाकी कपास का सबसे प्राचीन प्रमाण दोस्तों प्राप्त होता है सिंधु घाटी सभ्यता से, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे दोस्तों मेसोपोटामिया के लोगों से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसे था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों वो पशुपति की मुहर या शिव का जो आदि रूप होता है उसकी पूजा करते थे, और यहाँ पर दोस्तों मातृ देवी की पूजा अक्सर हुआ करती थी, और यहाँ पर वृक्ष एवं पशुओं की भी पूजा होती थी। तो ये बात आप लोग
ध्यान में रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति जो कि शिव का आदि रूप है उसकी पूजा करते थे। फिर मातृ देवी की पूजा दोस्तों यहाँ पर होती थी और वृक्षों एवं पशुओं की पूजा भी यहाँ पर होती थी। इसके बाद दोस्तों आप लोग अगला पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन कौन सा तकनीकी ज्ञान था। तो यहां से दोस्तों पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य का प्रयोग करते थे और यहाँ पर पहिए का भी प्रयोग प्रचलन में था या पहिया भी ज्ञान में था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के। इसके बाद दोस्तों आप लोग सिंधु सभ्यता से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें पहला है सिंधु सभ्यता के लोग नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाते थे। फिर दूसरा है सिंधु घाटी के लोग तांबे और लोहे के बारे में नहीं जानते थे। फिर तीसरा है जो सिंधु सभ्यता का एक स्थल है दोस्तों रोपण स्थल, ये वर्तमान में कहां पर है तो ये है हरियाणा राज्य में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सिंधु सभ्यता में मोहर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था सिलखड़ी का। फिर अगला पॉइंट है सबसे प्राचीन नवपाषाण स्थल है दोस्तों मेहरगढ़ जो कि पड़ता है बलूचिस्तान में। फिर बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है दोस्तों और ये भी नवपाषाण एक स्थल है और यहाँ के लोगों को गड्ढे का निवासी या गर्त का निवासी कहा गया। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे तो वो करते थे दोस्तों भगवान पशुपतिनाथ की जो कि शिव के आदि रूप हैं। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है तो यहाँ पर दोस्तों जो ईंट से बने भवन थे ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता थी। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों तो वो है मोहनजोदड़ो। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है तो वो है आलमगीरपुर। सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का तो वो है दैमाबाद जो कि पड़ता है महाराष्ट्र में। और सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों जो मुहरों की भाषा थी वो थी चित्रलिपि जो कि अब तक अपठित है मतलब अब तक पढ़ी नहीं गई है या समझी नहीं गई है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों की भाषा थी जो कि थी चित्रलिपि। फिर मोहर सामग्री मतलब किसकी बनती थी सिंधु घाटी सभ्यता में तो वो बनती थी दोस्तों स्टेटाइट की। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा सिंधु सभ्यता यह एक नगरीय सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता दोस्तों ग्रामीण सभ्यता नहीं थी और सिंधु सभ्यता से घोड़ों के कोई भी निश्चित प्रमाण नहीं प्राप्त हुए दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सिंधु सभ्यता में घोड़ों के कोई भी इंपॉर्टेंट साक्ष्य या प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं और सिंधु सभ्यता लौह युग नहीं थी दोस्तों यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी क्योंकि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उन्हें लोहे की किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। तो इतनी बात आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों वैदिक साहित्य वैदिक सिविलाइजेशन। तो वैदिक साहित्य से आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा जहां से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आता है। तो यहां से पहला पॉइंट यह आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वैदिक सभ्यता का प्रमाण प्राप्त होता है दोस्तों वैदिक साहित्य या वैदिक लिटरेचर से और वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। तो कितने वैदिक साहित्य थे उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वैदिक साहित्य थे दोस्तों पहला वेद जिसकी संख्या है 4, दूसरा है ब्राह्मण जिसकी संख्या है 8, तीसरा है आर्यंक जिसकी संख्या है 6 और चौथा है उपनिषद जिसकी संख्या है 108। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वेद ब्राह्मण आर्यंक और उपनिषद को दोस्तों श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा।
इसके बाद दोस्तों आप लोग जो चारों वेद हैं उनका क्रम ध्यान रखने के लिए आप लोग याद रखिएगा एक शॉर्ट ट्रिक जो कि है रसिया, जिसमें RSYA है। मतलब आर से हो गया ऋग्वेद, मतलब ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। उसके बाद आता है दोस्तों सामवेद, फिर उसके बाद है यजुर्वेद, और सबसे नया वेद कौन सा है तो वो है अथर्ववेद। तो वेदों का जो क्रम है उसे ध्यान रखने के लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा रसिया, RSYA। तो सबसे पहला वेद आप लोग ध्यान में रखिएगा ऋग्वेद। और ऋग्वेद क्या है तो यह दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद में सूक्त या श्लोकों की संख्या कितनी है तो वो है दोस्तों 1028। और ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है तो वो है दोस्तों 10। फिर इसके बाद ऋग्वेद से अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों मिलता है ऋग्वेद में। फिर ऋग्वेद को देवताओं की स्तुति भी कहा जाता है कि ऋग्वेद देवताओं की स्तुति है। फिर ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र समर्पित है दोस्तों इंद्र भगवान को, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद अगला वेद है सामवेद। और सामवेद से आप लोग पहला फैक्ट ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है दोस्तों सामवेद को। और सामवेद मंत्रों का भी वेद माना जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और गीतात्मक रूप में रचना की गई है दोस्तों सामवेद की। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, सामवेद गायनों से संबंधित या गीतों से संबंधित वेद है। तो सामवेद से आप लोग इन फैक्टों को ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद है यजुर्वेद। और यजुर्वेद से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यजुर्वेद एक कर्मकांड ग्रंथ है। और यह वेद यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं दोस्तों मानी जाती हैं। और इसका लास्ट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यज्ञ कराने वाले पुरोहितों से संबंधित वेद कौन सा है तो वो है दोस्तों यजुर्वेद। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो यजुर्वेद के बारे में इतनी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह एक कर्मकांड ग्रंथ है। और यह वेद यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। और इसकी 2 शाखाएं मानी जाती हैं। बाकी यज्ञ कराने वाले पुरोहितों से संबंधित वेद कौन सा होता है तो वो होता है दोस्तों यजुर्वेद। इसके बाद अगला वेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अथर्ववेद। और अथर्ववेद में पहला पॉइंट यह आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह सबसे छोटा वेद है। और अथर्ववेद जादू टोना और टोटकों से संबंधित वेद है। और अथर्ववेद में रोगों के उपचार से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। फिर अगला पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अथर्ववेद को लोक जीवन से संबंधित जुड़ा वेद कहा गया। फिर इसके बाद दोस्तों उपनिषद से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मुंडक उपनिषद से दोस्तों लिया गया है सत्यमेव जयते कथन को। और उपनिषद दार्शनिक विचार को दोस्तों दर्शाता है। और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक वाक्य का स्रोत है दोस्तों मुंडक उपनिषद, जो कि है सत्यमेव जयते। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ से आप लोग ये चीज ध्यान में रखिएगा कि सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है तो वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। इसके बाद दोस्तों आप लोग वैदिक समाज एवं वहां की व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में कुछ पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो वैदिक श्लोकों के संग्रह को दोस्तों कहा जाता है संहिता। और वर्ण व्यवस्था की स्थापना होती है दोस्तों उत्तर वैदिक काल से। फिर समाज को दोस्तों वर्ण व्यवस्था के अनुसार 4 भागों में बांटा गया, जिसमें एक पहला सबसे सर्वोत्तम जो जाति है वो है दोस्तों ब्राह्मण, उसके बाद है क्षत्रिय, फिर है वैश्य और लास्ट है शूद्र। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वर्ण व्यवस्था की स्थापना होती है उत्तर वैदिक काल में, जिसमें समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया गया। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। फिर वैदिक देवता कौन कौन से थे दोस्तों तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वैदिक काल में
सबसे जो महत्वपूर्ण देवता थे वो थे दोस्तों इंद्र भगवान, या जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। और इंद्र या पुरंदर को आर्यों का मुख्य देवता भी माना गया। फिर वैदिक काल के कुछ और देवता जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो वो थे दोस्तों अग्नि, वरुण। और भगवान वरुण को दोस्तों इथिकल गॉड या नैतिकता का भगवान कहा गया, और इन्हें गॉड ऑफ वाटर या पानी का भगवान भी माना गया वैदिक काल में। फिर सोम, ये भी दोस्तों देवता थे वैदिक काल के। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित देवता कौन से हैं, तो वो है दोस्तों इंद्र भगवान। इसके बाद आप लोग नदियों के कुछ वैदिक नाम थे दोस्तों, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जैसे आधुनिक नाम जैसे नदी का है दोस्तों सतलुज, और इसका वैदिक नाम क्या था, तो वो था सतुद्री। फिर इसके बाद रावी जो नदी है, इसका वैदिक नाम क्या था, तो वो था पुरुषनी। फिर चिनाब नदी का वैदिक नाम था अस्किनी, और झेलम नदी का वैदिक नाम था दोस्तों वितस्ता, और व्यास नदी का वैदिक नाम था विपासा। फिर नोट्स में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो वो थी दोस्तों सरस्वती नदी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा वैदिक काल से। तो इसमें पहला है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो है दोस्तों ऋग्वेद। संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, तो वो है सामवेद। यज्ञ से संबंधित वेद कौन सा है, तो यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित वेद है यजुर्वेद। फिर जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है, तो वो है अथर्ववेद। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत होती है उत्तर वैदिक काल से। और वैदिक देवता मुख्य कौन से हैं, तो वो हैं इंद्र भगवान। इसके बाद अगला टॉपिक आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, महाजनपद। तो महाजनपद प्राचीन भारत के बड़े राज्य थे जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए, और इनका उल्लेख मिलता है दोस्तों अंगुत्तर निकाय से, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। और इस अंगुत्तर निकाय के अनुसार कुल 16 महाजनपद थे और 10 गणराज्य थे। तो ये बात दोस्तों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि महाजनपदों का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो होता है अंगुत्तर निकाय से, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। और अंगुत्तर निकाय के अनुसार कुल 16 महाजनपद थे और 10 गणराज्य थे। फिर इसके बाद आप लोग 16 जो महाजनपद थे उनकी राजधानियां दोस्तों ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला महाजनपद जिसकी राजधानी आप लोग ध्यान में रखेंगे वो है अंग, और अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। फिर इसके बाद है मगध, और मगध महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों राजगृह, जो कि बाद में परिवर्तित होकर बनी पाटलिपुत्र। फिर इसके बाद है काशी महाजनपद, जिसकी राजधानी थी दोस्तों वाराणसी। फिर इसके बाद है कोसल महाजनपद, जिसकी राजधानी थी अयोध्या। फिर इसके बाद है वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। फिर इसके बाद है अवंती महाजनपद, जिसकी राजधानी थी उज्जैन। फिर इसके बाद है चेंदी महाजनपद, जिसकी राजधानी है सुक्तिमती, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर इसके बाद है मत्स्य, जिसकी राजधानी है विराटनगर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है सुरसेन, जिसकी राजधानी थी दोस्तों मथुरा, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा, ये कई बार आया है एग्जाम में दोस्तों। फिर सुरसेन के बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कुरु महाजनपद। तो कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी इंद्रप्रस्थ। फिर इसके बाद है पांचाल महाजनपद, और इसकी राजधानी थी अहिछत्र। फिर इसके बाद है गांधार, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। फिर इसके बाद है कंबोज महाजनपद, जिसकी राजधानी थी हाटक। फिर इसके बाद है मल्ल महाजनपद, जिसकी राजधानी थी कुशीनगर या पावपुरी। फिर इसके बाद है वज्जी महाजनपद, जिसकी राजधानी थी वैशाली। और 16वां महाजनपद था दोस्तों अस्मक, जिसकी राजधानी थी पैठान या पोटली। इसके बाद दोस्तों आप लोग महाजनपद और गणराज्य से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा।
तो गणराज्य कौन कौन से थे दोस्तों, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो वज्जी और मल्ल जो महाजनपद थे दोस्तों, वो उस समय के प्रमुख गणराज्य या रिपब्लिक स्टेट थे। और इसका मतलब यह होता है कि वज्जी और मल्ल महाजनपद में दोस्तों राजा शासन नहीं करते थे, यहाँ पर गढ़ सभा शासन करती थी। मतलब एक तरीके से आप लोग यह समझिए कि वज्जी और मल्ल महाजनपद में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी और लोकतंत्र के द्वारा राजा चुना जाता था। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का संबंध दोस्तों वज्जी महाजनपद से था। फिर इसके बाद मगध महाजनपद से दोस्तों आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और यह इसलिए था दोस्तों क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन भरपूर मौजूद थे। जैसे यहाँ की भूमि जो थी वो उपजाऊ भूमि थी दोस्तों, और यहाँ पर लोहे की उपलब्धता भी अच्छी थी, जिससे अनेकों हथियार एवं औजार बनाए गए। फिर गंगा नदी का नियंत्रण जो था दोस्तों वो था मगध महाजनपद के पास। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, यदि ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो होगा मगध महाजनपद। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अवंती महाजनपद से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अवंती महाजनपद पश्चिम भारत का प्रमुख महाजनपद है, जिसकी राजधानी थी दोस्तों उज्जैन, और यह व्यापार एवं राजनीति का एक बड़ा केंद्र था। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा गांधार महाजनपद, और गांधार महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों तक्षशिला, और यह प्रसिद्ध था शिक्षा के केंद्र के रूप में। और गांधार महाजनपद में ही दोस्तों पढ़ा करते थे चाणक्य जी, और यह एक यूनानी प्रभाव वाला क्षेत्र था। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा वज्जी महाजनपद। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों वैशाली, और यह विश्व का पहला गणराज्य माना जाता है। मतलब वज्जी महाजनपद में पहली बार दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्था से शासन हुआ या राजा चुने गए। तो विश्व का पहला गणराज्य माना गया वज्जी महाजनपद को, और महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों वज्जी महाजनपद में ही हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगला महाजनपद आप लोग ध्यान में रखिएगा मल्ल महाजनपद। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों कुशीनगर, और बाद में चलकर हुई पावपुरी। फिर इसके बाद यहाँ से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई दोस्तों कुशीनगर में, जिसे हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, और महावीर स्वामी की मृत्यु हुई पावपुरी में, जिसे हम लोग निर्वाण के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों मल्ल महाजनपद से, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा महाजनपद से। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है अंगुत्तर निकाय से, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। फिर सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो वो था दोस्तों मगध। फिर पहला गणराज्य कौन सा था, तो वो था वज्जी महाजनपद। फिर तक्षशिला किस महाजनपद में है, तो वो था दोस्तों गांधार में। फिर वैशाली किसकी राजधानी थी, तो वो थी दोस्तों वज्जी महाजनपद की। और उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी थी, तो वो थी दोस्तों अवंती। ये सभी दोस्तों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इन्हें आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों बौद्ध धर्म या बुद्धिज्म। तो बौद्ध धर्म की स्थापना की गई दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध जी के द्वारा, जिनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व या बीसी को लुम्बिनी नेपाल में। और इनके पिता का नाम था दोस्तों शुद्धोधन, जो कि शाक्य वंश से संबंधित थे, और इनकी माता का नाम था माया देवी। और गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध जी के बारे में, जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद भगवान गौतम बुद्ध जी के जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं दोस्तों, जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला है
कि भगवान गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग या घर छोड़ दिया 29 वर्ष की आयु में, और इस घटना को दोस्तों कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। फिर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे, और इस घटना को कहा जाता है निर्वाण या बोधि। फिर गौतम बुद्ध जी ने पहला धार्मिक उपदेश दिया दोस्तों सारनाथ में 5 सन्यासियों को, और इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। फिर गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई दोस्तों 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर यूपी में, और इस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो ये कुछ फैक्ट है दोस्तों जिन्हें आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा एग्जाम के लिए। फिर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दोस्तों 5 सन्यासियों को दिया, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आया है। फिर इसके बाद बौद्ध धर्म के त्रिरत्न या 3 ज्वेल्स दोस्तों कहे जाते हैं बुद्ध, धम्म और संघ को, जिसमें बुद्ध मतलब गुरु भगवान गौतम बुद्ध, धम्म मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जो होती हैं वो, और संघ मतलब बौद्ध धर्म के अनुयायियों का संगठन। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न या 3 ज्वेल्स कहा जाता है दोस्तों बुद्ध, धम्म और संघ को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना दोस्तों सबसे पहले की जाती है सारनाथ में, जिसके प्रथम अध्यक्ष हुए महाकश्यप जी। इसके बाद दोस्तों आप लोग बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य या बौद्ध धर्म की जो 4 शिक्षाएं दोस्तों उसे ध्यान में रखिएगा। तो पहला है जीवन में दुख, दूसरा है दुख का कारण तृष्णा है, तीसरा दुख का निरोध संभव है, और चौथा है दुख निरोध का मार्ग, जिसे हम लोग अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। तो ये दोस्तों बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं या 4 शिक्षाएं हैं। फिर इसके बाद जो अष्टांगिक मार्ग है दोस्तों उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीविका, छठा है सम्यक प्रयास, और सातवां है सम्यक स्मृति, और 8वां है सम्यक समाधि। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन जानकारी के लिए एक बार आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो ये हो गया अष्टांगिक मार्ग। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी और उनका ग्रंथ क्या था। तो बौद्ध धर्म की धार्मिक भाषा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वो थी पाली, और बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि बौद्ध धर्म की धार्मिक भाषा थी पाली और उसका पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। फिर त्रिपिटक के दोस्तों 3 भाग थे, जिसमें पहला है सुत्त पिटक, और इसमें दिया गया है भगवान बुद्ध के उपदेशों को, और इसे लिखा गया या इसके संकलन करता है आनंद जी, जो कि उनके एक शिष्य थे। फिर दूसरा भाग आप लोग त्रिपिटक का ध्यान में रखिएगा, वो है विनय पिटक, और विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों को दिया गया है या लिखा गया है, और इसे लिखा गया है उपाली के द्वारा। और तीसरा भाग है दोस्तों त्रिपिटक का अभिधम्म पिटक, और इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक विवेचनाओं को दिया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भगवान गौतम बुद्ध के अंतिम शिष्य थे सुभद्रा, और ये एग्जाम में कई बार आया है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग जो बौद्ध परिषदों या बुद्धिस्ट काउंसिल या बौद्ध संगीतों का आयोजन हुआ उसे ध्यान में रखिएगा कि वो किस स्थान पर हुआ और उसमें अध्यक्ष कौन था और उस समय राजा कौन था। तो प्रथम बौद्ध संगीत या बौद्ध परिषद का आयोजन होता है दोस्तों राजगृह में, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और उस समय राजा थे अजातशत्रु। फिर दूसरे बौद्ध संगीत या परिषद का आयोजन होता है दोस्तों वैशाली में, जिसके अध्यक्ष हुए सब्बकामी, और यहाँ पर राजा था कालाशोक। फिर
तीसरे बौद्ध परिषद का आयोजन होता है पाटलिपुत्र में, और यहाँ पर अध्यक्ष हुए मोगली पुत्र तिस, और यहाँ पर राजा थे दोस्तों सम्राट अशोक। और चौथे बौद्ध संगीत या परिषद का आयोजन होता है दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में, जिसमें अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष, और इस समय राजा थे सम्राट कनिष्क। फिर पांचवें बौद्ध परिषद का आयोजन होता है दोस्तों प्रयागराज में हर्षवर्धन के समय में। तो इतनी बात आप लोग बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीत से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ प्रमुख स्थल जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लुम्बिनी, यहाँ पर दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। बोध गया, यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ, यहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला धार्मिक उपदेश दिया। और कुशीनगर में दोस्तों गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई, जिसे हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप लोग गौतम बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जिसमें पहला है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म में ईश्वर की अवधारणा नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाण का अर्थ क्या है दोस्तों बौद्ध धर्म में, तो वो है जन्म मरण से मुक्ति। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा बुद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी गौतमी प्रजापति। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा नव बौद्ध और दलित बौद्ध आंदोलन, ये दोस्तों शुरू किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा बुद्ध का जन्म स्थल, तो इसको हम लोग पढ़ गए दोस्तों, जो कि है लुम्बिनी। प्रथम उपदेश दिया दोस्तों भगवान बुद्ध ने सारनाथ में। निर्वाण स्थल है गौतम बुद्ध जी का बोध गया में। मृत्यु स्थल है कुशीनगर में। बौद्ध धर्म की भाषा है दोस्तों पाली, और बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। इसके बाद आप लोग देखिए जैन धर्म से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो जैन धर्म से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जैन धर्म एक अनिश्वरवादी धर्म है, और इसका मुख्य सिद्धांत है दोस्तों अहिंसा। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर या गुरु हुए। फिर जैन धर्म की धार्मिक भाषा थी दोस्तों प्राकृत एवं अर्धमगधी, और जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है आगम सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में आया है कि जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो वो है आगम सूत्र। इसके बाद दोस्तों आप लोग जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर थे उनमें से कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकरों के बारे में ध्यान में रखिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले जैन धर्म के तीर्थंकर थे दोस्तों ऋषभ देव जी, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। तो ऋषभ देव जी के बारे में आप लोग सबसे पहला पॉइंट यह ध्यान में रखिएगा कि इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। और इनका प्रतीक या सिंबल था दोस्तों बैल या बुल, और इनका उल्लेख मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में। और इनकी मृत्यु हुई कैलाश पर्वत पर सल्लेखना के द्वारा। और ये दोस्तों प्रसिद्ध जैन कीर्ति स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ में है उससे संबंधित हैं। इसके बाद 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों जैन धर्म के पार्श्वनाथ, और इनका प्रतीक था सर्प। और पार्श्वनाथ दोस्तों बनारस या काशी के राजा अश्वसेन के लड़के थे, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। फिर पार्श्वनाथ ने 4 व्रत दिए या 4 शिक्षाएं दी, और जैन धर्म की जो 5वीं शिक्षा है वो बाद में जोड़ी गई दोस्तों महावीर स्वामी जी के द्वारा, जिसे हम लोग अभी आगे देखते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी जी। तो महावीर स्वामी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो
जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनका प्रतीक या सिंबल था दोस्तों सिंह, और इनका जन्म हुआ 599 ईसा पूर्व या बीसी में वैशाली में, और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला, और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया या घर छोड़ दिया। फिर महावीर स्वामी के दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 वर्ष की आयु में जिम्बिका ग्राम में रिजुपलिका नदी के तट पर और साल के वृक्ष के नीचे, और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे कहा जाता है दोस्तों कैवल्य। और महावीर स्वामी जी ने अपना पहला उपदेश दिया राजगृह में, और इनकी मृत्यु हुई पावपुरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में। और महावीर स्वामी को दोस्तों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि महावीर स्वामी के कुछ और नाम थे दोस्तों, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी जी को जिन, जिसका अर्थ होता है दोस्तों विजेता, इस नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें अरहन, जिसका अर्थ होता है पूज्य या पूजनीय, इस नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है निर्ग्रंथ, जिसका मतलब होता है बंधनों से मुक्ति, इस नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग जैन धर्म के जो 5 महाव्रत या 5 ग्रेट ओप्स या जो 5 शिक्षाएं हैं उन्हें ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय मतलब झूठ न बोलना, चौथा है अपरिग्रह मतलब दूसरे के घरों पर कब्जा, अवैध कब्जा न करना, और चौथा है ब्रह्मचर्य, और इसे जोड़ा गया दोस्तों महावीर स्वामी जी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई है। तो जो 5वां महाव्रत है दोस्तों, या जो 5वीं शिक्षा है जैन धर्म की, जो कि है ब्रह्मचर्य, इसे जोड़ा गया भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये है दोस्तों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है दोस्तों जैन धर्म में त्रिरत्न को, जो कि है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, महावीर स्वामी के पहले शिष्य थे जामिल, और महावीर और गौतम बुद्ध जी समकालीन थे। फिर इसके बाद जैन परिषदों या जैन संगीतों का आयोजन कब और कहाँ हुआ, उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ दोस्तों पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्रा, और यहाँ पर दोस्तों 12 अंगों का संकलन किया गया, जिसका परिणाम यह रहा दोस्तों कि जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। एक हो गया श्वेतांबर, जिसके संस्थापक थे स्थूलभद्रा, और यहाँ पर दोस्तों श्वेत वस्त्र पहना जाता था, और दूसरा हो गया दिगंबर, जिसके संस्थापक हुए भद्रबाहु, और यहाँ पर नग्न अवस्था में रहा जाता है। तो पहले जैन परिषद का आयोजन हुआ दोस्तों पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्रा, और यहाँ पर 12 अंगों का संकलन हुआ। और इस परिषद का जो आयोजन हुआ उसका रिजल्ट या परिणाम यह रहा कि जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। एक था श्वेतांबर, जिसके संस्थापक थे स्थूलभद्रा, और इसकी विशेषता थी कि यहाँ पर श्वेत वस्त्र पहना जाता है, और दूसरा है दिगंबर, जिसके संस्थापक हुए भद्रबाहु, और यहाँ पर नग्न अवस्था में रहा जाता है। फिर इसके बाद दूसरे जैन परिषद का आयोजन हुआ दोस्तों वल्लाभी गुजरात में, और यहाँ पर अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रमण। इसके बाद आप लोग जैन धर्म से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो जैन धर्म का मूल सिद्धांत है दोस्तों अहिंसा। जैन धर्म के कुल तीर्थंकर हैं 24। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए ऋषभदेव जी। जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर थे दोस्तों पार्श्वनाथ जी, और जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी जी। और जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो वो है आगम सूत्र। भाषा कौन सी है दोस्तों, तो वो है अर्धमगधी और या तो पाली। और मोक्ष का मार्ग कौन सा है जैन धर्म के अनुसार, तो वो है त्रिरत्न। फिर
इसके बाद दोस्तों जैन धर्म के जो कुछ और मतलब तीर्थंकर थे उन्हें भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले तो हो गए दोस्तों ऋषभ देव जी, जिसे हम लोगों ने पढ़ा। फिर दूसरे थे जैन धर्म के जो तीर्थंकर, उनका नाम था दोस्तों अजीतनाथ जी, अजीतनाथ, और इनका सिंबल था दोस्तों हाथी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ जी, संभवनाथ जी, जिनका सिंबल था दोस्तों या संकेत था घोड़ा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा जैन धर्म के पांचवें तीर्थंकर, और ये थे दोस्तों सुमितनाथ जी, सुमितनाथ, और इनका संकेत था दोस्तों हंस। तो ये कुछ और तीर्थंकर है दोस्तों, इनके बारे में बस इतनी चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ जी, जिनका संकेत था हाथी। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ जी, जिनका संकेत था घोड़ा। और जैन धर्म के पांचवें तीर्थंकर थे सुमितनाथ जी, जिनका संकेत था हंस। बाकी पहले 23वें और 24वें जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग मगध के प्रमुख राजवंशों के नाम ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहला है बृहद्रथ वंश, और बृहद्रथ वंश को दोस्तों मगध का पहला राजवंश कहा जाता है, और इसकी स्थापना की गई बृहद्रथ के द्वारा। फिर इसके बाद दूसरा है हर्यंक वंश, और हर्यंक वंश की स्थापना की गई दोस्तों बिंबसार के द्वारा, और बिंबसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और बिंबसार ने दोस्तों एक उपाधि धारण की जिसका नाम है सेनिया। तो सेनिया की उपाधि धारण की गई बिंबसार के द्वारा, और बिंबसार ने वैवाहिक नीति अपनाई। फिर इसके बाद बिंबसार के बाद अगला राजा हुआ दोस्तों हर्यंक वंश का अजातशत्रु, और यह बिंबसार का पुत्र था, और यह राजा बना अपने पिता को मारकर, और इसने उपाधि धारण की कुड़िक की। और बुद्ध की मृत्यु दोस्तों इसी के शासन काल में हुई थी, और अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। फिर इसके बाद अगला शासक हुआ दोस्तों हर्यंक वंश का उदयन, और उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, और इस हर्यंक वंश का अंतिम शासक था दोस्तों नागदशक। फिर इसके बाद नोट्स में एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना की गई दोस्तों अजातशत्रु के द्वारा, और इसे राजधानी बनाया गया उदयन के द्वारा, और पाटलिपुत्र का नाम दोस्तों पटना कर दिया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद अगला राजवंश आप लोग ध्यान में रखिएगा मगध का, जो कि है शिशुनाग वंश, और इसके संस्थापक थे शिशुनाग, जो कि दोस्तों एक निर्वाचित शासक थे। मतलब शिशुनाग ऐसा राजा था जो कि जनता के द्वारा चुना गया था या लोकतांत्रिक ढंग से चुना गया था। तो शिशुनाग वंश की स्थापना की गई शिशुनाग के द्वारा। फिर इसी में दोस्तों एक शासक हुआ कालाशोक, और कालाशोक के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा। इनके समय में दूसरे बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ वैशाली में, और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। फिर इसके बाद अगला राजवंश आप लोग ध्यान में रखिएगा नंद वंश, और नंद वंश के बारे में पहला पॉइंट आप लोग यह ध्यान में रखिएगा कि भारत का पहला गैर क्षत्रिय राजवंश है नंद वंश, जिसके संस्थापक थे या स्थापना की गई नंद वंश की महापद्म नंद जी के द्वारा। और इसके बाद महापद्म नंद से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कलिंग को पहली बार जीता गया था दोस्तों महापद्म नंद के द्वारा। लेकिन यदि यह क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि कलिंग को हमेशा के लिए किसके द्वारा जीत लिया गया, तो वो जीता गया था दोस्तों सम्राट अशोक के द्वारा। फिर नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो वो थे दोस्तों धनानंद, जिन्हें चंद्रगुप्त ने मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नंद वंश के समय में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद कुछ और पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा इन मगध के जो राजवंश थे उनसे,
तो इसमें पहला है मगध के प्रथम राजवंश, तो वो था दोस्तों बृहद्रथ वंश। फिर मगध का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो थे बिंबिसार। फिर पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के द्वारा। प्रथम गैर क्षत्रिय राजवंश कौन था दोस्तों, तो वो था नंदवंश। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था धनानंद। और मगध का उत्थान का कारण था दोस्तों लोहा और उपजाऊ भूमि। इसके बाद अगला टॉपिक आप लोग ध्यान में रखिएगा, मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से दोस्तों पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, उनकी सहायता से धनानंद, जो कि नंद वंश का था, उसकी हत्या करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और इसके स्रोत दोस्तों प्राप्त होते हैं मुद्रा राक्षस से, जिसे लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा। तो यहां से पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी 322 ईसा पूर्व या बीसी में। और इसके साक्ष्य या स्रोत प्राप्त होते हैं विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मौर्य वंश के संस्थापक थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और इसके स्रोत हमें कहां से प्राप्त होते हैं, तो जैसा कि हमने बताया कि इसके स्रोत प्राप्त होते हैं मुद्रा राक्षस से, जिसे लिखा है विशाख दत्त जी ने, और इंडिका से, जिसे लिखा है मेगास्थनीज ने। फिर इसके बाद आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चला दोस्तों 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व या बीसी तक। और इन्होंने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से धनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। फिर 305 ईसा पूर्व या बीसी में दोस्तों सिंधु का युद्ध हुआ चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, जो कि दोस्तों सिकंदर का सेनापति था। तो 305 ईसा पूर्व में सिंधु का युद्ध हुआ चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति था, उसके बीच में। और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों विजयी रहे और सेल्यूकस निकेटर की पराजय हुई। फिर उसके बाद दोनों लोगों में समझौता हुआ दोस्तों, और उस समझौते के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह दोस्तों किया चंद्रगुप्त मौर्य से। और उसने एक राजदूत भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम था मेगास्थनीज। और इस मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी या ग्रंथ लिखा, जिसका नाम था इंडिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई दोस्तों 298 ईसा पूर्व या बीसी में श्रवणबेलागोला कर्नाटक में। फिर इसी में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंत में जैन धर्म अपनाया था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के हुए दोस्तों बिंबिसार, जिसने मौर्य साम्राज्य में शासन किया 298 बीसी से लेकर 273 ईसा पूर्व या बीसी तक। और बिंदुसार के बारे में पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसने उपाधि धारण की अमित्र घात की। और इसने दोस्तों एक नया धर्म मतलब चलाया, जिसका नाम था आजीविका धर्म। तो बिंदुसार आजीविका धर्म का अनुयायी था और इसने दोस्तों दक्षिण भारत तक विजय प्राप्त की थी। फिर इसके बारे में अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बिंदुसार का सबसे बड़ा मंत्री परिषद था। तो सबसे बड़ा मंत्री परिषद किसका था, तो वो था बिंदुसार का, जिसमें लगभग दोस्तों 500 मंत्री रहते थे। फिर इनके 2 पुत्र थे दोस्तों, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था सुसीम और छोटे वाले का नाम था अशोक। और इनके भी प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। तो कौटिल्य के बारे में एक चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के भी प्रधानमंत्री थे और बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री थे। फिर बिंदुसार के शासनकाल में यूनानी राजदूत डायमेकस आया था भारत। फिर इसके बाद देखिए
अशोक महान के बारे में, जिसका शासन चला 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। और इनके बारे में एक लाइन आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि 273 बीसी या ईसा पूर्व में राधा गुप्त की सहायता से अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी और 269 बीसी में मगध का शासक बना। फिर इसके बाद अशोक से अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, कलिंग युद्ध, जो कि हुआ 261 ईसा पूर्व या बीसी में। और इस कलिंग युद्ध से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह अशोक का अंतिम युद्ध था और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और इसके बाद दोस्तों अहिंसा और धम्म नीति अपनाई गई अशोक के द्वारा। तो कलिंग युद्ध जो कि हुआ 261 ईसा पूर्व में, उसके बाद अशोक ने युद्ध लड़ना दोस्तों छोड़ दिया, मतलब कलिंग युद्ध उसका अंतिम युद्ध हुआ। और इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया अशोक ने और इस युद्ध के बाद अहिंसा और धम्म नीति अपनाई गई अशोक के द्वारा। फिर कलिंग युद्ध के बाद अशोक को दोस्तों चंडाशोक या धर्माशोक कहा गया। फिर इसके बाद आप लोग अशोक के अभिलेखों से या इंस्क्रिप्शन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो अब अशोक के जो अभिलेख या इंस्क्रिप्शन थे दोस्तों, उसकी भाषा थी प्राकृत, लिपि थी ब्राह्मी और उसको पढ़ने वाला पहला व्यक्ति था दोस्तों जेम्स प्रिंसेप, जो कि था ब्रिटेन का। और कुल जो प्रमुख शिलालेख या मुख्य शिलालेख थे अशोक के वो थे 14। इसके बाद कुछ प्रमुख शिलालेखों के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो अशोक का जो पहला शिलालेख था दोस्तों वो था पशु वध निषेध के बारे में, मतलब पशु वध नहीं किया जा सकता, ये लिखा गया अशोक के पहले शिलालेख में। फिर अशोक का जो 5वां मुख्य शिलालेख था उसमें धम्म नीति के बारे में बताया गया है और अशोक का जो 8वां मुख्य शिलालेख था उसमें धम्म यात्रा के बारे में बताया गया है और अशोक का जो 13वां मुख्य शिलालेख था उसमें कलिंग युद्ध के बारे में बातें बताई गई हैं। तो अशोक के ये कुछ प्रमुख शिलालेख हैं जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो अशोक का जो पहला शिलालेख है दोस्तों उसमें पशु वध निषेध के बारे में दिया गया है और अशोक का जो 5वां मुख्य शिलालेख है उसमें धम्म नीति के बारे में बातें बताई गई हैं और अशोक का जो 8वां मुख्य शिलालेख है उसमें धम्म यात्रा के बारे में बातें बताई गई हैं और अशोक का जो 13वां मुख्य शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी वहां से मिलती है या उसमें बताई गई है। फिर अशोक की धम्म नीति के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अशोक की धम्म नीति क्या थी। तो ये थी दोस्तों अहिंसा, माता पिता का सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता, प्रजा का कल्याण। फिर अशोक के शासनकाल में दोस्तों जो धम्म महामात्र या धम्म महात्मा होता था वो धम्म के प्रचारक अधिकारी होते थे, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो धम्म महामात्रा और धम्म महात्मा यह दोनों दोस्तों एक ही है कि धम्म चाहे महामात्र कौन था या धम्म महात्मा कौन होता था अशोक के समय में, तो वो धम्म के प्रचारक अधिकारी होते थे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद कौटिल्य के बारे में कुछ चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कौटिल्य को दोस्तों चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रधानमंत्री थे दोस्तों बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसने दोस्तों एक ग्रंथ लिखा अर्थशास्त्र जिसकी भाषा है संस्कृत, विषय है राजनीति और प्रशासन और इसके कुल भाग थे 15। और कौटिल्य को दोस्तों भारत का मैकियावेली कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अंतिम मौर्य शासक कौन था वो नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वो था बृहद्रथ, जिसको दोस्तों उसके सेनापति पुष्यमित्र शंगु के द्वारा मार दिया गया और नए वंश शुंग वंश की स्थापना की गई।
फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आप लोग मौर्य साम्राज्य से ध्यान में और रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी उनकी क्या थी, तो वो थी पाटलिपुत्र। यूनानी राजदूत कौन आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो वो था दोस्तों मेगास्थनीज। कलिंग युद्ध कब हुआ, 261 ईसा पूर्व में। धम्म नीति किसके द्वारा अपनाई गई, तो वो अपनाई गई अशोक के द्वारा। धम्म महात्मा कौन होता था दोस्तों अशोक के समय में, तो वो होता था धम्म अधिकारी। और अशोक के द्वारा दोस्तों दूत भेजा गया सीरिया में धम्म नीति के प्रचार प्रसार के लिए। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आप लोग अगला पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि कलहण, इन्होंने एक किताब लिखी दोस्तों राजतरंगिणी, जिसके अनुसार अशोक को कश्मीर का पहला शासक बताया गया। फिर अशोक ने दोस्तों कुछ शहरों की स्थापना की, जिनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये शहर है दोस्तों श्रीनगर, ललितपटन और देवपटन। ये ललितपटन और देवपटन ये है दोस्तों नेपाल में। तो अशोक ने श्रीनगर, ललितपटन और देवपटन शहरों की स्थापना की। और अशोक के जो शिलालेख थे या अभिलेख थे, उनकी लिपि क्या थी, तो वो थी दोस्तों ब्राह्मी। बाकी अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था दोस्तों, जिसे पुष्यमित्र संघ जो कि उसका सेनापति था उसने मार दिया। फिर इसके बाद आप लोग अगला वंश ध्यान में रखिएगा, शुंग राजवंश, जिसका शासन चला 185 से लेकर 73 ईसा पूर्व या बीसी तक। और इसकी स्थापना की गई दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। और ये जो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग था, ये बृहद्रथ का सेनापति था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो शुंग वंश यह दोस्तों एक ब्राह्मण वंश था। इसके बाद आप लोग पुष्यमित्र शुंग के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला पॉइंट है कि पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों बृहद्रथ की हत्या कर मगध का शासक बना और शुंग वंश की स्थापना की। तो ये सभी चीजें कहाँ लिखी गई हैं या कहाँ से मिलती हैं, तो इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं हर्षचरित से। फिर पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किया और इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। और इसने दोस्तों अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से विदिशा स्थानांतरित कर ली। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि शुंग काल में ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्राप्त था। फिर जो पुष्यमित्र शुंग था दोस्तों, ये विद्वान था पतंजलि महाभाष्य का, जो कि एक संस्कृत ग्रामर है। और जो प्राचीन संस्कृत व्याकरण है दोस्तों, उसके लेखक हैं पाणिनि और उसका नाम है अष्टाध्यायी। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पुष्यमित्र शुंग ये विद्वान था पतंजलि महाभाष्य का, जो कि एक संस्कृत व्याकरण है। और जो प्राचीन संस्कृत व्याकरण है दोस्तों, उसका नाम है अष्टाध्यायी और वो लिखा गया है पाणिनि जी के द्वारा। फिर अग्निमित्र दोस्तों शुंग वंश का ही एक शासक था। इसकी प्रेम कहानी थी मालवी की अग्निमित्रम और इसे लिखा गया कालिदास जी के द्वारा। फिर शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों आप लोग शुंग राजवंश से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला पॉइंट है कि भरहुत स्तूप, जो कि है दोस्तों मध्य प्रदेश में, उसका निर्माण करवाया गया था अशोक के द्वारा। इसका विस्तार कराया गया पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मथुरा कला शैली का विकास हुआ दोस्तों शुंग काल में। और संस्कृत साहित्य को संरक्षण दिया गया दोस्तों शुंग काल में। शुंग वंश के बाद आप लोग अगला राजवंश ध्यान में रखिएगा, सतवाहन वंश या सतवाहन डायनेस्टी। और इसके बारे में पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश है और इसके संस्थापक थे सिमुक। और सतवाहन वंश की राजधानी थी दोस्तों प्रतिष्ठान या पैठन, और बाद में चलकर ये बदलकर हो गई अमरावती। फिर इसका शासन क्षेत्र था दक्कन। और सतवाहन दोस्तों दक्षिण भारत का प्रथम साम्राज्य था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर सतवाहन वंश के सबसे
प्रतापी शासक हुए दोस्तों गौतमी पुत्र सतकर्णी। और इनके बारे में आप लोग कुछ फैक्ट ध्यान में रखिएगा। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ये सतवाहन वंश के सबसे महान शासक थे और इन्होंने शक और यवनों का नाश किया और इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा चलाई। और गौतमी पुत्र सतकर्णी ऐसे शासक थे दोस्तों सतवाहन वंश के जिन्होंने माता के नाम पर उपाधि धारण की। फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण शासक भी कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर सतवाहन वंश के प्रशासन और संस्कृत से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस वंश की राजभाषा थी संस्कृत और भूमि दान की परंपरा दोस्तों इस वंश ने शुरू की और स्त्रियों के स्वतंत्र स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है इस राजवंश में और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया इस राजवंश के द्वारा। इसके बाद अगला वंश आप लोग ध्यान में रखिएगा कुषाण वंश या कुषाण डायनेस्टीज। और इसके बारे में पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस वंश के लोग मध्य एशिया से भारत में आए थे और कुषाण वंश की स्थापना की गई दोस्तों भारत में कुजुल कटफिसेस के द्वारा। और राजधानी थी दोस्तों कुषाण वंश की पुरुषपुर या जिसे वर्तमान में पेशावर के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसका शासन क्षेत्र था उत्तर भारत और कुषाण शासक को दोस्तों देवपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। फिर कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था दोस्तों कनिष्क। और कनिष्क के बारे में पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सबसे महान कुषाण शासक था कनिष्क और इसकी राजधानी थी दोस्तों पुरुषपुर। और इसके शासन काल में 78 ईस्वी या एडी में शक संवत की शुरुआत होती है दोस्तों। फिर चौथे बौद्ध संगीत का आयोजन दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में किया गया। वसुमित्र जो कि अध्यक्ष थे इस बौद्ध संगीत के और सहायक थे अश्वघोष और ये सब आयोजन किया गया कनिष्क के ही शासनकाल में। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चौथे बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया कनिष्क के शासनकाल के दौरान, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र एवं सहायक थे अश्वघोष। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कनिष्क से कि कनिष्क महान बौद्ध धर्म संरक्षक भी था दोस्तों और सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला वंश था कुषाण वंश। और कनिष्क के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, उनके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वो थे दोस्तों वसुमित्र और अश्वघोष। अश्वघोष ने दोस्तों बुद्ध चरित की रचना की है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर अगले विद्वान दोस्तों जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे उनका नाम था नागार्जुन और इन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। फिर अगले विद्वान का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा चरक, जिन्होंने लिखा है चरक संहिता और यह चिकित्सा पर एक व्यापक ग्रंथ है। तो चरक संहिता जो कि चिकित्सा पर एक व्यापक ग्रंथ है, इसे लिखा गया है चरक के द्वारा जो कि कनिष्क के दरबार में एक विद्वान थे। और चरक जी को दोस्तों आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है। फिर दो और विद्वानों के नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि रहते थे कनिष्क के दरबार में, उनका नाम था पार्श्व और मथुरा। फिर नोट्स में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि शक संवत की शुरुआत होती है दोस्तों कनिष्क के समय में 78 एडी में और शक संवत और विक्रम संवत में अंतर कितना है तो वो है 135 वर्ष का। फिर कुषाण कालीन कुछ उपलब्धियां आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो गांधार कला का विकास होता है दोस्तों कुषाण काल में और स्वर्ण मुद्रा प्रणाली इसकी शुरुआत होती है दोस्तों कुषाण काल में और रेशम मार्ग का विकास होता है दोस्तों कुषाण काल में और यूनानी भारतीय संस्कृत का मिश्रण होता है दोस्तों कुषाण काल में। तो ये कुषाण काल की कुछ उपलब्धियां हैं जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सतवाहन कुषाण और शुंग वंश से दोस्तों आप लोग कुछ न याद रहे तो इतनी चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, जिनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र और इसके प्रमुख शासक थे पुष्यमित्र। फिर सतवाहन वंश, इसके संस्थापक थे सिमुक, राजधानी थी पैठन और इसके प्रमुख शासक थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। फिर कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कटफिसेस
और इसकी राजधानी थी पुरुषपुर और इसके प्रमुख शासक थे सम्राट कनिष्क। फिर इसके बाद अगला साम्राज्य आप लोग ध्यान में रखिएगा, गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य चला दोस्तों लगभग 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक। और गुप्त साम्राज्य के काल को भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। और गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र और गुप्त साम्राज्य की प्रमुख भाषा है संस्कृत। और गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था दोस्तों सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत के रूप में मानी जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। फिर इसके बाद गुप्त साम्राज्य के पहले शासक थे दोस्तों श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की, या गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे श्रीगुप्त। फिर इनके लड़के थे घटोत्कच गुप्त। और घटोत्कच गुप्त ने दोस्तों महाराज की उपाधि धारण की। तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की और श्रीगुप्त के लड़के थे घटोत्कच गुप्त, जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। इसके बाद अगले शासक हुए दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। और ये दोस्तों गुप्त साम्राज्य के राजा हुए 320 ईस्वी में। और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पहला पॉइंट यह आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इन्हें गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। फिर चंद्रगुप्त प्रथम का दोस्तों विवाह हुआ लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से। और चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि धारण की महाराजाधिराज की और इन्होंने स्वर्ण मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की। फिर चंद्रगुप्त प्रथम के शासन से गुप्त संवत जो कि 320 ईस्वी में जारी हुआ उसकी शुरुआत हुई। फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद दोस्तों अगले शासक हुए गुप्त वंश के समुद्रगुप्त, जिनका शासन चला 335 से लेकर 375 ईस्वी तक। और इन्हें कुछ उपाधियां मिली थी जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा गया ब्रिटिश इतिहासकार वी स्मिथ के द्वारा। और समुद्रगुप्त को दोस्तों कविराज की भी उपाधि मिली थी। और समुद्रगुप्त को अश्वमेध यज्ञकर्ता भी कहा जाता है, या अश्वमेध यज्ञकर्ता की उपाधि मिली थी समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त को 3 उपाधियां मिली थी जो कि एग्जाम में दोस्तों कई बार आया है। तो ये है भारत का नेपोलियन, ये उपाधि दी गई दोस्तों ब्रिटिश इतिहासकार वी स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया क्योंकि दोस्तों ये वीणा के प्रेमी थे, इसलिए इन्हें कविराज की उपाधि दी गई। और समुद्रगुप्त दोस्तों अश्वमेध यज्ञकर्ता थे, या इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया, इसीलिए इन्हें अश्वमेध यज्ञकर्ता की उपाधि भी दी गई। फिर समुद्रगुप्त की जो विजय नीति थी दोस्तों उसके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इनकी विजय नीति अलग अलग थी। और ये उत्तर भारत में विलय नीति के रूप में थी और दक्षिण भारत में अधीनता नीति के रूप में थी। फिर समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन मिलता है दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति में, जिसे लिखा गया है लेखक हरिसेन के द्वारा। फिर समुद्रगुप्त के बाद दोस्तों अगले गुप्त शासक हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, या इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। और इनका शासन चला 375 से लेकर 415 ईस्वी तक। और इनके बारे में पहला पॉइंट यह आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इसने चांदी के सिक्के चलवाए। और चांदी के सिक्के चलवाने वाले ये पहले गुप्त शासक थे। और इन्होंने दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण करवाया। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों अपनी राजधानी परिवर्तित की और इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैन कर दिया, जहां पर दरबारी कवि थे कालिदास जी। फिर इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों किताब लिखी गई देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त के द्वारा। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे जिनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये थे धन्वंतरी, वाराहमिहिर, कालिदास। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दोस्तों नवरत्न भी रहते थे, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया चीनी यात्री फाहियान।
चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद दोस्तों अगला गुप्त शासक आप लोग ध्यान में रखिएगा कुमार गुप्त प्रथम, और इनके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। फिर इसी में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई पंजाब के राजा धर्मपाल के द्वारा, और इन दोनों विश्वविद्यालयों का विध्वंस किया गया दोस्तों बख्तियार खिलजी के द्वारा। फिर कुमार गुप्त प्रथम ने दोस्तों एक उपाधि धारण की जो कि है महेंद्रादित्य की। तो महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की कुमार गुप्त प्रथम ने। इसके बाद अगला गुप्त शासक आप लोग ध्यान में रखिएगा स्कंदगुप्त, और इनके बारे में पहला पॉइंट यह आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने हुड़ आक्रमणकारियों को पराजित किया और गुप्त साम्राज्य की रक्षा की। बाकी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हुड़ आक्रमण ही दोस्तों गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण है। फिर अंतिम गुप्त शासक का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि है विष्णुगुप्त। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला पॉइंट है कि गुप्त काल में केंद्रीय शासन और प्रांतीय व्यवस्था दोनों मौजूद थी। फिर गुप्त काल में भूमिदान की परंपरा दोस्तों प्रचलित थी, और गुप्त काल के कुछ प्रशासनिक अधिकारी थे जिनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें एक थे दोस्तों कुमारामात्य जो कि थे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, और एक होते थे दोस्तों संधि विग्रहिक जो कि थे शांति और युद्ध मामलों के अधिकारी। फिर नोट्स में दोस्तों आप लोग गुप्त काल से कुछ और फैक्ट ध्यान में रखिएगा। तो गुप्त काल की राजकीय संकेत क्या था दोस्तों, तो वो था गरुड़। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में दोस्तों 2 सिक्कों का प्रचलन था, जिसमें चांदी का जो सिक्का था उसे रूपक नाम से जाना जाता है, और सोने के सिक्कों को दिनार कहा गया गुप्त काल में। फिर ब्राह्मणों को दान की गई भूमि को दोस्तों गुप्त काल में अग्रहार के नाम से जाना जाता है। फिर स्वर्णिम काल था दोस्तों गुप्त काल, कला, भाषा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अष्टांग संग्रह जो कि एक आयुर्वेद ग्रंथ है, इसे लिखा गया वाग्भट के द्वारा गुप्त काल में ही, और गुप्त काल में सबसे अधिक विकास हुआ दोस्तों बौद्ध धर्म का। और सती प्रथा का पहला शिलालेखी उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये होता है दोस्तों गुप्त काल से। फिर मृक्ष कटिकम ये संस्कृत नाटक लिखा है दोस्तों शूद्रक जी के द्वारा गुप्त काल में ही। तो मृक्ष कटिकम ये एक संस्कृत नाटक है जिसकी रचना की गई शूद्रक के द्वारा गुप्त काल में। फिर बुद्ध चरित जो कि बुद्ध की जीवनी है, ये लिखी गई दोस्तों अश्वघोष के द्वारा, और ये भी लिखा गया गुप्त काल में। फिर गुप्त काल के दोस्तों कुछ और मतलब विद्वान थे, जिसमें विज्ञान के क्षेत्र में थे दोस्तों आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज की और पाई का जो मान होता है 22/7 इसके मान की जानकारी दी दोस्तों दुनिया को, और 1 से लेकर 9 तक स्थानीय मान को बताया आर्यभट्ट जी ने। और ये कहाँ पर रहते थे, तो ये रहते थे गुप्त साम्राज्य के अंदर। फिर अगले थे वाराहमिहिर, और इन्होंने दिया दोस्तों बृहद संहिता का सिद्धांत। फिर इसके बाद है ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने दिया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दोस्तों न्यूटन से बहुत पहले। फिर इसके बाद थे सुश्रुत, जिन्हें शैल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है, और ये कहाँ पर रहते थे, तो ये रहते थे गुप्त साम्राज्य में। फिर साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कालिदास जी दोस्तों गुप्त साम्राज्य के अंदर रहते थे, और इन्होंने रचना की अभिज्ञान शाकुंतलम की, और विष्णु शर्मा ने लिखा पंचतंत्र को। इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अजंता चित्रकला ये भी दोस्तों गुप्त काल से ही संबंधित है, और संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त युग या गुप्त काल को। गुप्त काल के बाद दोस्तों अगला महत्वपूर्ण राजवंश आप लोग ध्यान में रखिएगा पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। इसका शासन चला था दोस्तों 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक, और पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति। लेकिन पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं
प्रभाकर वर्धन। और इनकी राजधानी थी दोस्तों पहले थानेश्वर, बाद में इसे हर्षवर्धन के द्वारा बदल कर दिया गया कन्नौज। फिर इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए दोस्तों हर्षवर्धन। तो उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हर्षवर्धन के पिता थे दोस्तों प्रभाकर वर्धन, और हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन, और इनकी बहन का नाम था राजश्री, और ये 16 वर्ष की आयु में राजा बने थे। फिर हर्षवर्धन के विजय नीति के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और फिर इसके बाद ये चाहते थे कि इनके साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में भी हो। फिर इसी के चक्कर में दोस्तों नर्मदा का युद्ध हुआ 618 ईस्वी में हर्षवर्धन और चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय के बीच में, और इस युद्ध में हर्षवर्धन की दोस्तों बुरी तरह से हार हो गई, और वहां से हर्षवर्धन जी वापस लौट आए। और ये सब कहाँ लिखा हुआ है, तो ये लिखा गया है ऐहोल अभिलेख में, जिसे लिखा गया रवि कीर्ति के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि धार्मिक नीति क्या थी हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन दोस्तों प्रारंभ में शैव धर्म को अपनाया, फिर बाद में महायान बौद्ध धर्म को अपनाया, और धार्मिक सहिष्णुता को भी अपनाया गया हर्षवर्धन के द्वारा। फिर हर्षवर्धन ने आदि शंकरा की मदद से 7वीं शताब्दी में प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया। फिर हर्षवर्धन ने दोस्तों कुछ साहित्यों की रचना की जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वो है नागरंध, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो इन ग्रंथों की रचना की गई दोस्तों हर्षवर्धन के द्वारा, और हर्षवर्धन को संस्कृत नाटककार राजा के रूप में भी जाना जाता है। फिर चीनी यात्री वेन सोंग आया दोस्तों हर्षवर्धन के समय में ही। तो भारत में आगमन हुआ वेन सोंग का, जो कि एक चीनी यात्री था, और ये कब आया, तो वो आया हर्षवर्धन के समय में। और वेन सोंग को दोस्तों शाक्य मुनि या यात्रियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। और वेन सोंग ने एक किताब लिखी या ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सीयू की, और ये दोस्तों भारत में 15 वर्षों तक रहा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कन्नौज सभा का जो आयोजन हुआ उसकी अध्यक्षता की वेन सोंग ने, और इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। हर्षवर्धन के बाद दोस्तों अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग ध्यान में रखिएगा संगम काल। और यहां से पहला पॉइंट यह आप लोग ध्यान में रखिएगा कि संगम काल को तमिल साहित्य के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, और संगम काल की प्रमुख भाषा थी तमिल। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि संगम काल की जानकारी का मुख्य स्रोत है दोस्तों तमिल साहित्य, और संगम काल के 3 प्रमुख शासकों चेर, चोल और पांड्य को मूवेंदार के नाम से जाना जाता है, या इन्हें मूवेंदार कहा गया। फिर संगम काल में दोस्तों पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें पहली सभा का आयोजन किया गया मदुरै में, और इसके अध्यक्ष थे अगस्त, और यह एक काल्पनिक दोस्तों, इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त नहीं है। फिर दूसरी जो सभा है उसका आयोजन किया गया कपाटपुरम में, और इसके भी अध्यक्ष थे अगस्त, और ये भी काल्पनिक है, इसका भी कोई ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद नहीं। और तीसरी जो दोस्तों सभा का आयोजन हुआ वो हुआ मदुरै में, और इसकी अध्यक्षता की गई नक्कीरर के द्वारा, और यह ऐतिहासिक है दोस्तों, इसके साक्ष्य मौजूद हैं। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा तोला काप्पियम, जो कि दोस्तों एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है, ये लिखा गया है तोला काप्पियर के द्वारा। फिर तृतीय संगम दोस्तों ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद संगम काल के प्रमुख राजवंश आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पहला है चेर वंश, जिसका प्रतीक था दोस्तों धनुष, और इसके प्रसिद्ध शासक थे सेनगुट्टवन, और इन्होंने अधिराज की उपाधि धारण की, और राजधानी थी दोस्तों चेर वंश की वंजी। फिर
अगला है चोल राजवंश और इसका प्रतीक है बाघ और इसके प्रसिद्ध शासक थे दोस्तों कारिकल चोल और इनकी राजधानी थी उरायूर। और कारिकल चोल के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसने कावेरी डेल्टा का निर्माण करवाया। तो कारिकल चोल को कावेरी डेल्टा का निर्माता कहा जाता है। फिर इसके बाद तीसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा पांड्य वंश और इस वंश का प्रतीक था दोस्तों मछली, राजधानी थी मदुरई और सबसे प्रतापी राजा थे नेंडू जेलियन। और इसके संरक्षक में दोस्तों संगम साहित्य का आयोजन हुआ और पांड्य वंश का पहला उल्लेख मिलता है दोस्तों मेगास्थनीस के द्वारा जो लिखी गई किताब इंडिका है उसमें से और उसमें बताया गया कि पांड्य वंश मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। फिर मर्मन कुलशेखर ये दोस्तों संगम काल का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। तो मरवर्मन कुलशेखर ये संगम काल का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। फिर संगम साहित्य से दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि संगम साहित्य में कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, उनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये था दोस्तों तोलाकाप्पियम जिसे लिखा गया तोलाकाप्पियर के द्वारा। फिर एक है एत्युतोगय, फिर दूसरा है पत्तुपाट, फिर तीसरा है शिल्पाधिकारम, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिखा गया है इलांगो अडिकल के द्वारा। फिर उसके बाद अगला है मणि मिखैलय और ये लिखा गया दोस्तों सित्तलाई सत्नार के द्वारा। फिर तोलाकाप्पियम ये दोस्तों तमिल व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर आर्थिक जीवन कैसा था दोस्तों संगम काल में, तो यहाँ पर आर्थिक जीवन था कृषि, व्यापार और हस्तशिल्प, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था थी संगम काल के लोगों को। और यहाँ पर दोस्तों व्यापार होता था रोम के साथ। तो संगम काल के लोगों का व्यापार किसके साथ था, तो वो था रोम के लोगों के साथ। और यहाँ पर व्यापार होती थी स्वर्ण मुद्राएं। और संगम काल के प्रमुख बंदरगाह थे दोस्तों मुजरिस और अरिक मेडू। फिर जो अरिक मेडू बंदरगाह था वह रोमन व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर संगम काल में उझावर शब्द का क्या मतलब है, तो संगम काल में उझावर शब्द का मतलब है दोस्तों साधारण हलवाहक जो कृषि करते थे। और संगम काल में उर शब्द का क्या अर्थ है, तो उर शब्द का अर्थ है किसान बस्तियों को कहा गया दोस्तों संगम काल में उर। फिर इसके बाद संगम काल से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा दोस्तों जिसे भूलना मना है एग्जाम के लिए। तो संगम काल की भाषा तमिल, तृतीय संगम का आयोजन मदुरई में, चोल प्रतीक बाघ, पांड्यों का प्रतीक मछली, चेर राजधानी वंजी और तमिल व्याकरण ग्रंथ है तोलाकाप्पियम। इसके बाद अगला टॉपिक दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा राजपूत काल। और राजपूत काल चला 650 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक और उत्तर भारत में अनेक स्वतंत्र राजपूत राज्यों का उदय हुआ दोस्तों 650 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में। फिर राजपूतों का प्रमुख गुण था दोस्तों कि ये बहुत वीर थे, ये बहुत स्वाभिमानी थे और युद्ध कौशल में एकदम कुशल थे। फिर शासन व्यवस्था राजपूतों की कैसी थी, तो ये थी सामंतवादी व्यवस्था। फिर राजपूत काल को दोस्तों सामंती व्यवस्था के उत्कर्ष काल के रूप में जाना जाता है। फिर राजपूत की उत्पत्ति के सिद्धांत में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है राजपूत की उत्पत्ति का वह है अग्निकुल का सिद्धांत। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी ये भी राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत है एवं विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत भी राजपूतों की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है। फिर हमने यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों अग्निकुल का सिद्धांत या अग्निकुल के राजपूत जो थे उन्हीं को, और यही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं और ये हैं परमार, प्रतिहार, चौहान और सोलंकी। इसके बाद दोस्तों आप लोग अग्निकुल से जिन राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई उनके बारे में ध्यान में रखिएगा, यदि क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा। तो इसमें पहला है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम और इनकी राजधानी थी दोस्तों कन्नौज।
और इनके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणकारियों को रोका था और मिहिर भोज इस वंश के दोस्तों सबसे प्रतापी राजा थे और इन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की। फिर गुर्जर प्रतिहार के बारे में आपको नोट्स में ध्यान में रखना है कि गुर्जर प्रतिहार ने अरबों को भारत में रोकने वाला वंश कहा गया। तो अरबों को, जो अरब आक्रमणकारी थे दोस्तों, उनको भारत में आने से रोका गया गुर्जर प्रतिहार के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा चौहान वंश या चाहमान वंश, जिसके संस्थापक थे दोस्तों वासुदेव, राजधानी थी अहिच्छत्र और इनके एक राजा थे दोस्तों अजय राज द्वितीय, जिन्होंने अजमेर की स्थापना की और बाद में राजधानी बनाया। और इस वंश के सबसे महान शासक थे पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज तृतीय के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने उपाधि धारण की राय पिथौरा का और इन्होंने दोस्तों तराइन का 2 युद्ध लड़ा मोहम्मद गोरी से 1191 और 92 में। 91 युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, लेकिन इन्होंने मोहम्मद गोरी को मारा नहीं, उसे माफ कर दिया। फिर 1192 में एक और युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर तराइन का जो दूसरा युद्ध था वो भारत में तुर्की शासन की नींव के लिए प्रसिद्ध था। मतलब जब तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से पराजित हो जाते हैं तो उसी युद्ध के बाद भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चंद्रबरदाई ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और इन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो। इसके बाद अगला वंश आप लोग ध्यान में रखिएगा परमार वंश और परमार वंश की राजधानी थी दोस्तों धार नगरी और इसके संस्थापक थे उपेंद्र राज और सबसे महानतम शासक थे दोस्तों परमार वंश के राजा भोज, जिन्होंने कविराज की उपाधि धारण की और राजा भोज ने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला राजपूत वंश आप लोग ध्यान में रखिएगा सोलंकी वंश, जिसे चालुक्य वंश भी कहा जाता है। इसकी राजधानी थी अनिलवाड़ और इसके संस्थापक थे मूलराज प्रथम। फिर इसके एक राजा हुए दोस्तों भीम प्रथम और इन्हीं के समय में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और लूटमार की। और ये सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये है दोस्तों गुजरात में। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा भीम प्रथम से कि भीम प्रथम का एक सामंत था दोस्तों बिमल, जिसने माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया, जो कि स्थित है राजस्थान में। फिर मोढेरा का सूर्य मंदिर ये स्थित है दोस्तों गुजरात में, इसका भी निर्माण करवाया गया भीम प्रथम के द्वारा। फिर खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया गया चंदेल वंश के शासकों के द्वारा। राजपूत काल के बाद दोस्तों आप लोग दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राजवंशों के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज ध्यान में रखिएगा, वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा चोल राजवंश या चोला डायनेस्टी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इसमें पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चोल राजवंश ये दोस्तों शासन किया दक्षिण भारत में लगभग 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक। और चोल जो राजवंश था इसे दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कहा गया और चोल साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों तंजावुर। और चोल राजवंश प्रशासन, नौसेना और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। और चोलों का जो शासन था दक्षिण भारत में दोस्तों उसे दक्षिण भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा चोल वंश के पहले शासक और चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दोस्तों विजयालय चोल। तो विजयालय चोल ने चोल साम्राज्य की स्थापना की और तंजावुर पर अधिकार कर लिया। फिर इसके बाद अगले महत्वपूर्ण चोल राजा के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा राजराज चोल प्रथम, जिसने शासन किया दोस्तों 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक। और राजराज चोल प्रथम को महानतम चोल शासक के रूप में जाना जाता है। और
इसने शक्तिशाली नौसेना का निर्माण करवाया दोस्तों। फिर राजराज चोल प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर जो कि स्थित है तंजावुर में, उसका निर्माण करवाया और इसने उपाधि धारण की मुम्मिदी चोल का। फिर जो ये बृहदेश्वर मंदिर है दोस्तों, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। इसके बाद अगला चोल शासक आप लोग ध्यान में रखिएगा, राजेंद्र चोल प्रथम, और इनका शासन चला 1014 से लेकर 1044 ईस्वी तक। और ये दोस्तों राजराज चोल के पुत्र थे और इन्होंने गंगईकोंड चोलापुरम की स्थापना की और गंगा अभियान चलाया और इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया तक विजय प्राप्त कर ली। मतलब दोस्तों ये श्रीलंका को भी जीत लिए थे राजेंद्र चोल प्रथम, श्रीलंका। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद राजेंद्र चोल प्रथम को दोस्तों भारत का प्रथम समुद्री विजेता कहा गया। फिर चोल के बाद दोस्तों आप लोग पल्लव वंश के बारे में कुछ जानकारी ध्यान में रखिएगा। तो पल्लव वंश का शासन चला लगभग 275 ईस्वी से लेकर 897 ईस्वी तक और यह दक्षिण भारत का प्रमुख वंश माना जाता है। इसकी राजधानी थी दोस्तों कांचीपुरम और यह कला, स्थापत्य एवं शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। और कांचीपुरम को दोस्तों दक्षिण भारत का बनारस कहा जाता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके एक शासक हुए दोस्तों सिंह विष्णु, इन्हें पल्लव शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और इन्हीं के समय में दोस्तों भारवी ने किरातार्जुनियम की रचना की। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगले शासक हुए दोस्तों पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन प्रथम और इन्होंने उपाधि धारण की विचित्र चित्त की और इनके समय में गुफा मंदिरों का आरंभ हुआ। फिर महेंद्र वर्मन प्रथम को दोस्तों पल्लव गुफा स्थापत्य का प्रवर्तक भी कहा जाता है। फिर इसके बाद अगले शासक हुए पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम। इनके बारे में पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इन्हें महानतम पल्लव शासक के रूप में जाना जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय को दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित कर दिया और वातापी या वादामी को नष्ट किया। फिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम या जिसे मामल्लापुरम के नाम से जाना जाता है, इस नगर की स्थापना की। फिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने दोस्तों दो उपाधियां धारण की, वातापी कोंडा और मामल्ल की। फिर लास्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसने राज सिंह की उपाधि धारण की और इसने दोस्तों कैलाशनाथ मंदिर जो कि कांचीपुरम में है उसका निर्माण करवाया और इसका संबंध चीन के साथ भी था। पल्लव के बाद दोस्तों दक्षिण भारत का अगला वंश आप लोग ध्यान में रखिएगा चालुक्य वंश और चालुक्य वंश का शासन चला दोस्तों लगभग 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक और दक्षिण एवं मध्य भारत का यह प्रमुख वंश था। इसकी 3 शाखाएं थी दोस्तों, पहले बादामी या पश्चिमी चालुक्य, दूसरा वातापी चालुक्य और तीसरा पूर्वी चालुक्य। फिर चालुक्य वंश की राजधानी थी दोस्तों वातापी या बादामी और वातापी आधुनिक में दोस्तों बादामी कर्नाटक में स्थित है। फिर चालुक्य वंश के प्रमुख शासक में आप लोग पहला नाम ध्यान में रखिएगा पुलकेशियन प्रथम और पुलकेशियन प्रथम को दोस्तों बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक माना जाता है जिसकी राजधानी थी वातापी। फिर इसके बाद अगला शासक आप लोग ध्यान में रखिएगा पुलकेशियन द्वितीय, जिसका शासन चला 610 से लेकर 642 ईस्वी तक और इसके बारे में पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह चालुक्य वंश का एक महानतम शासक था और इसने उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन को पराजित किया और इसने नर्मदा नदी को दोस्तों सीमा बनवाया और इसने उपाधि धारण की दक्षिणापथेश्वर की। फिर पुलकेशियन द्वितीय का विवरण मिलता है दोस्तों ऐहोल अभिलेख से, जिसे लिखा गया रवि कीर्ति के द्वारा। इसके बाद दोस्तों आप लोग राष्ट्रकूट वंश के बारे में 2-4 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो राष्ट्रकूट वंश का शासन चला दोस्तों लगभग
953 ईस्वी से लेकर 973 ईस्वी तक। और यह दक्कन का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी राजधानी थी मान्याखेत। और ये दोस्तों चालुक्यों के बाद सत्ता में आए। और राष्ट्रकूट के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रकूट वंश दक्कन का सर्वाधिक शक्तिशाली वंश था। फिर इसके कुछ प्रमुख शासक का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो इसमें है दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग को दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद दोस्तों आप लोग इस वंश के एक महत्वपूर्ण शासक हुए जिनका नाम था कृष्ण प्रथम। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा। तो कृष्ण प्रथम ने दोस्तों एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि एकास्म या मोनोलिथिक स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। एकास्म स्थापत्य मतलब दोस्तों यह मंदिर एक सिंगल पत्थर के टुकड़े को काटकर दोस्तों बनाया गया है, जो कि रथ के जैसा दिखता है। तो एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है इसे बनवाया गया कृष्ण प्रथम के द्वारा, और यह एकास्म स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। फिर कैलाशनाथ मंदिर दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा एकास्म मंदिर है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसे दोस्तों विश्व विरासत सूची जो यूनेस्को की होती है उसमें भी शामिल किया गया है। फिर इस वंश के सबसे जो महानतम शासक हुए दोस्तों उनका नाम था अमोघवर्ष प्रथम। और इनके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये सबसे महान राष्ट्रकूट शासक थे जिनकी राजधानी थी मान्यखेत। और ये दोस्तों जैन धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने दक्षिण का अशोक की उपाधि धारण की, या इन्हें दक्षिण का अशोक कहा गया। फिर अमोघवर्ष प्रथम को दोस्तों लेखक राज कहा गया, क्योंकि इन्होंने एक ग्रंथ लिखा कविराज मार्ग। और कविराज मार्ग दोस्तों कन्नड़ भाषा का प्रथम ग्रंथ है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसे लिखा गया है अमोघवर्ष प्रथम के द्वारा, जो कि सबसे महानतम राष्ट्रकूट शासक थे। फिर नोट्स में दोस्तों आप लोग 2-3 पॉइंट और ध्यान में रखिएगा कि आर्यों का मूल निवास था आर्कटिक। किसके अनुसार? तो वो था बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार। और आर्यों का मूल निवास तिब्बत था, ये किसके अनुसार था? तो ये था दयानंद सरस्वती जी के अनुसार। और आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया, मतलब आर्य भारत में आए मध्य एशिया से। ये किसने कहा? तो ये कहा मैक्स मूलर ने, जो कि एक ब्रिटिश इतिहासकार था। तो बस दोस्तों एंशिएंट इंडिया में इतनी चीज यदि आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपका 90% क्वेश्चन बन जाएगा। तो यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।